वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो त्रिपुरा से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिपुरा में 2 चुनावी सभाओं को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राज्य की 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है और 2 मार्च को मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ दोनों राज्यों में जो चुनाव नतीजे हैं वो सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो जोरों शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। मुख्यमंत्री माणिक शाह, बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी महेश शर्मा, पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के आसपास पहली जनसभा का कार्यक्रम है और दूसरी जनसभा 3 बजे गोमती में होने की उम्मीद है। राज्य में लगातार बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी त्रिपुरा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी त्रिपुरा में जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। आपको बता दें कि 60 सीटों पर 16 फरवरी को चुनाव होना है और ऐसे में अब तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 13 फरवरी को प्रधानमंत्री त्रिपुरा में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर और धलाई जिले के अंबासा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 16 फरवरी को राज्य में 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और ऐसे में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ 13 फरवरी को अगरतला में भी एक चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जहां त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो वहीं बाकी 2 राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होना है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, ऐसे में आज त्रिपुरा के जनसभा में भी प्रधानमंत्री तमाम विकास कार्यों को गिनाते रहेंगे जो बीते 5 सालों में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां करोल बाग इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि किसी के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में सुबह तड़के 5 बजे आग लगी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से जान के नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है और साथ ही साथ पुलिस का यह कहना है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है इसको लेकर जांच अभी की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई बड़े सवाल भी इसके बाद खड़े हो रहे हैं। लगातार जिस तरीके से करोल बाग एक घनी आबादी वाला इलाका है, कई मार्केट्स हैं, कई बाजार हैं और ऐसे में इस तरीके से आग की घटना को लेकर फायर सेफ्टी के कई जो नियम कानून हैं उसको क्या वहां मौजूद तमाम जो दुकान है, तमाम जो स्टोर्स हैं, तमाम जो बैंक्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये भी देखना है। तो वहीं कर्नाटक के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह हैं। कई कार्यक्रमों में अमित शाह हिस्सा लेंगे। पुतूर शहर में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ अमित शाह के इस कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए
करीब 3,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव के हरिक जयंती में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ कर्नाटक के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ जिले में आज अमित शाह का रोड शो भी है, लेकिन अब इस रोड शो को सुरक्षा के कारणों से रद्द कर दिया गया है। तो वहीं अमित शाह केरल से आज सुबह कर्नाटक पहुंचे, जहां कर्नाटक के कई वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। इसके साथ ही साथ आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पुतुर शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ जो पुलिस की तैनाती है मौके पर वो पुख्ता रूप से की गई है। रोड शो जो है रद्द कर दिया गया है। आज शाम बेंगलुरु शहर में उनका ये रोड शो होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस रोड शो को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुदर्शन के मुताबिक पुत्तूर में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाह देर से शहर पहुंचेंगे, इसीलिए रोड शो को सुरक्षा के कारणों से रद्द कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह केंजारू के पास पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। केंजारू के श्रीदेवी कॉलेज में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में 6 जिलों के पार्टी के नेता हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले 11 फरवरी को क्षेत्र के अपने पहले दौरे के लिए अमित शाह के स्वागत के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी खेमे में तैयारियां जोरों पर है। लगातार अमित शाह अब मिशन कर्नाटक में जुट चुके हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताया, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर के लालबाग मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, जनसभा को वहां संबोधित करेंगे। साल के अंत में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं नड्डा बस्तर संभाग में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इसके मुताबिक दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी माता का भी दर्शन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही जगदलपुर में ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे और जगदलपुर में बस्तर लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही साथ जगदलपुर में एक आम जनसभा को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब कमर कसती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जहां वो राज्य के कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। बस्तर के लालबाग मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं अब खबर झारखंड से है, जहां झारखंड में सियासी जमीन तलाशने की मुहिम अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आज झारखंड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आएंगे। साहिबगंज से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। तो मैं अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में दिल्ली विकास प्राधिकरण नजर आ रहा है। आज भी महरौली इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए डीडीए की टीम वहां पहुंचेगी। कल आपको बता दें कि डीडीए की टीम का काफी विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी इंचार्ज और विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीडीए की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डीडीए की तरफ से महरौली में अवैध निर्माण को लेकर वहां रह रहे लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस के बावजूद जब लोगों ने इलाके को खाली नहीं किया तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण पर आज भी प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। कल अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी। अब खबर उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी, जहां आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। यूपी सरकार की ओर से GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा। कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें तमाम देश के बड़े उद्योगपति शामिल रहे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। वृंदावन योजना के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ इस इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं हैं और ये इन्वेस्टर समिट तमाम उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। तो एक खबर अब केरल से है, जहां केरल में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। बजट के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर बजट के खिलाफ नजर आ रहे हैं। कोझिकोड में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं केरल के कोझिकोड में बजट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन था। केरल सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोझिकोड में सड़कों पर निकले और बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बजट को लेकर कांग्रेस लगातार जो वाम सीपीआईएम की सरकार है उसको घेरती हुई नजर आई। तो वहीं कर्नाटक के बागलकोट में मंत्री मुरुगन निरानी की तरफ से चीन को पैकेट बांटे जा रहे थे। इस बीच बिलागी विधानसभा क्षेत्र के गलगली गांव की एक महिला ने चीनी का पैकेट लेने से मना कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुरुगेश निरानी के कुछ समर्थक गांव में चीनी की बोरियां बांट रहे थे। हालांकि एक महिला ने जोर जबरदस्ती और फुसलाने के बावजूद बैग को अपने घर में लेने से इनकार कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को कई बार चीनी के बैग को लेने से इनकार करते हुए इसमें सुना जा रहा था। जब मंत्री के समर्थकों में से एक ने उसके घर में प्रवेश किया और जबरदस्ती बैग अंदर रख दिया, तो वो उसे वापस बाहर रखकर चली गई और अपनी विरोध दर्ज कराई। तो ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जो निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल भी है और इसको लेकर जो आपत्ति है वो दर्ज कराई गई। तो वहीं बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां आंध्र प्रदेश में राजधानी बदलने का मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासी बयानबाजी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले, केंद्रीय हलफनामों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को राजधानी बदलने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भी आड़े हाथों लिया। तो जिस तरीके से राजधानी बदलने को लेकर लगातार सियासत जारी है, इस बीच तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और केंद्रीय हलफनामे ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजधानी बदलने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं है और ऐसे में राज्य की राजधानी बदले जाने का उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और इसको लेकर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना भी साधा। तो वहीं चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सीटी रवि ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया गया। कर्नाटक में आपको बता दें इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच सीटी रवि ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टीपू सुल्तान की नीतियों पर राजनीति कर रही है। हम नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार की नीतियों पर राजनीति कर रहे हैं और टीपू सुल्तान और नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार के बीच एक बड़ा अंतर है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा
कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी कांग्रेस की राज्य में टीपू सुल्तान की विचारधारा पर चल रही है, जबकि जो बीजेपी है उसका लक्ष्य केवल और केवल कर्नाटक का विकास करना है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। तो वहीं इसरो का SSLV-D2 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तय समय में पृथ्वी की कक्षा में यह सैटेलाइट पहुंचा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ इसरो ने 3 सैटेलाइट्स को स्पेस में सफलतापूर्वक भेजा है। इसे भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिससे इसरो को सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पाइक्स की सैटेलाइट आजादी सैट-2 और एक अमेरिकी सैटेलाइट जेनेस-1 शामिल हैं, जिनको सफलतापूर्वक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए कल काफी अहम दिन रहा, जहां पर 3 छोटे-छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो वहीं हैदराबाद में सरकार तेलंगाना शहीद स्मारक में दुनिया की सबसे बड़ी निर्बाध स्टेनलेस स्टील संरचना बनाएगी। आपको बता दें कि मूर्तिकार MV रमन्ना रेड्डी इस परियोजना को डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने इस परियोजना को डिजाइन किया है और यह ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक परियोजना को हुसैन सागर झील और नए सचिवालय भवन के बीच रणनीतिक रूप में स्थित किया गया है। वहीं मूर्तिकार ने यह भी बताया कि ये उन शहीदों की याद में बनाया गया है और ये एक शहीद स्मारक होगा जो 1659 में तेलंगाना के पहले आंदोलन में मारे गए थे और 2009 से 2014 तक तेलंगाना आंदोलन में शामिल रहे उन तमाम शहीदों की याद में ये स्मारक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि स्मारक का मुख्य ढांचा 85,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं हैदराबाद, जहां इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ट्रेनी IPS ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। Over the last few decades, several people, including members of the armed forces, have unselfishly laid down their lives to keep the tricolor flying in its full glory. This auspicious day of taking oath is a milestone and a virtuous part in the life of the IPS officer trainees. These days will be remembered for a lifetime, and the oath taken today will make them aware of their responsibilities and duties. A thoughtful mind, when it sees the nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself. And whatever may be its symbol, its insignia, he reads essentially in the flag the government, the principles, the truth, and the history which belongs to the nation that sets it forth. If I were asked, under what sky the human mind has most fully weathered some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of the life, and has found solutions, I should point to India and its people. The ceremonial touching of the national flag by the IPS probationers is a precursor to the oath of allegiance to the Constitution of India that the
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है।